हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। एंड टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग यार, है ना। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला वीडियो हमने केमिकल फार्मूले का बनाया है जो आपको पढ़ के आना चाहिए। उसके बाद हमने बैलेंसिंग की, केमिकल इक्वेशन की। एंड थर्ड हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा। एंड चौथा भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, लेकिन उस टाइप ऑफ रिएक्शन में 4 रिएक्शन अलग थी, लेकिन बाकी की 4 जो है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए है और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए है। तो प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। और अच्छा है बता दीजिएगा कि आज आपके सचिन सर थोड़े नए रूप में आ गए हैं ना, नॉन बियर्ड वाले में। तो आपको कमेंट में बता दीजिए कि आपको ये वाला रूप पसंद है या बियर्ड वाला, है ना। तो भी आप देख लीजिएगा, जो भी है आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा वाला ठीक है, तो उस तरह रखेंगे। तो जैसे मैंने हेयर कट करवाया और ये सब करवाया तो मैं एक्साइटेड हो गया। ठीक है, जब मैंने अपने आप को देखा मिरर में तो मैं एनर्जी से फील हो गया, है ना। मतलब मुझ में एनर्जी आई। जब हम खुश होते हैं तो हम में क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसी के बारे में है कि जब भी एनर्जी प्रोड्यूस हो, जब भी एनर्जी रिलीज हो, जब भी कोई रिएक्शन आपके माइंड में होती हो या बाहर होती हो, लैब में होती हो या बीकर में होती हो, और अगर एनर्जी रिलीज होती है, उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एक्सो से क्या समझिए, एग्जिट, है ना, जो बाहर हो रही है। एक्सो थर्मिक, थर्मिक मीन्स हीट। तो जहां ऐसी रिएक्शन जहां पर जो हीट है वो क्या हो रही हो, बाहर हो रही हो, एग्जिट हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो या रिलीज हो रही हो, उन सब में कौन सी रिएक्शन आएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, जब हम किसी दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, जब कोई चीज हमें याद नहीं हो रही होती है, तो हमें ऑटोमेटिकली एक टेंशन आता है और हम अपना परफॉर्मेंस वैसे ही ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन चल रही होती है जिसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी उस टेंशन में, उस चिंता में जा रही होती है। इसलिए हम अपने परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देते हैं। तो हमारे अंदर एंडोथर्मिक भी रिएक्शन होती है। कब होती है, जब हम दुख में होते हैं, टेंशन में होते हैं, पीड़ा में होते हैं। और हमारे अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है जब हम क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो खुश रहा करिए ताकि आपके जितने भी काम है दूसरे, वो सारे क्या हो, अच्छे से परफॉर्म हो, अच्छे से आप कर पाए, उसमें आपका 100% लग पाए। तो ये था हमारा एक लाइफ वैल्यूज जो हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से सीखना चाहिए। अब आ जाते हैं हम हमारे 10th में जो सीबीएसई बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जनरली बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि सर किस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक माने, किस रिएक्शन को एंडोथर्मिक माने। तो आइए एक्सो और एंडो के विद एग्जाम्पल और हमेशा याद रखने वाली चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, आपको ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने लिख रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। काफी सारी बातें मैंने कर दी है। आप ये कॉनिकल फ्लास्क देख रहे हैं बेटा, ये कॉनिकल फ्लास्क में से हीट देखिए बाहर जा रही है। ठीक है, यहां कोई केमिकल रिएक्शन हुई और यहां से हीट क्या हुई, बाहर गई। बाहर गई, इसी का मतलब ये मैं समझा रहा हूं कि इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर मैंने जरा सा यहां पर लिख दिया है द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बेटा इसको। समझ आ गई बात, ठीक है। अब हम घूमे फिरेंगे पूरी पृथ्वी पर और देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी क्या होती हो, रिलीज होती हो, और हम उसे बोल देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुई बात, पक्का, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी कहां कहां से स्टार्ट होती है। तो पहला जो आपने दे रखा है, पहला जो मैंने दे रखा है, सॉरी, एग्जांपल, वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन बेटा, कंबशन से कुछ याद आया, आया कुछ याद? अभी तो ठंड के दिन नहीं है, ठंड के दिनों में क्या करना होता है, हम लकड़ियां जलाते हैं, है ना। किस लिए, हमें हीट चाहिए। कंबशन यानी कि किसी भी चीज का हमें कंबशन करना हो बेटा, तो कंबशन रिएक्शन में ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। तो एक चीज हमारे माइंड में क्लियर कर ली कि यार जब भी बर्निंग की बात आएगी, जब भी बर्निंग की बात आएगी, चाहे बर्निंग ऑफ कैंडल हो, चाहे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो, कोई भी जलेगा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तुरंत क्लिक करेगा माइंड। हो गया क्लियर, ठीक है। वैसे ही में हम क्या जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं। लकड़ियां जनरली क्या होती है, कार्बन होती है, तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलता है ना। कंबशन रिएक्शन ऑलवेज
परफॉर्म कब करती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज नहीं जलती है, ये प्रूफ हो चुका है बेटा, है ना। तो एक चीज और ध्यान रखिए, तो कार्बन ऑक्सीजन CO2 गैस निकलती है और हमें क्या देती है? हीट देती है। देखिए अब आपको ये तो मैंने स्टेटमेंट वाइज एक ध्यान रखने वाइज सिखाया, लेकिन जब भी आपको डायरेक्ट रिएक्शन दिखे ऐसी और रिएक्टेंट्स के पास क्या हो? हीट हो, रिएक्टेंट के बाद हीट हो, तो ये हीट बेटा इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, ये होती है एक्सो। और अगर हीट एरो पर लिखी हो या इधर लिखी हो रिएक्टेंट की तरफ, तो वो होती है एंडो। तो रिएक्शन को देख के भी समझ में आया, अगर हीट प्रोडक्ट के पास लिखी रहेगी प्लस ये प्रोडक्ट मिल रहा है ना, वो साथ साथ क्या मिल रही है? हमें हीट मिल रही है। सिंपल है, सिंपल है। तो इसी को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। अगर ये हीट आगे रहती तो हम क्या बोलते हैं, या एरो पे भी रहती तो भी हम क्या बोलते हैं? इसको एंडोथर्मिक। तो अभी तो ये क्या है? बाहर है, इसलिए एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन देख के भी हमें समझ में आया कि एक्सोथर्मिक बने क्या, ठीक है। और एक चीज हमने देख ली कि कंबशन रिएक्शन सारी क्या होंगी? एक्सोथर्मिक होगी। क्लियर? चलिए अब आता है हमारा रेस्पिरेशन। बेटा क्या आता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बायोलॉजी हमने पढ़ी है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बहुत सारी गैस जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन जा रही है हमारी, है ना, कहां पर? फेफड़ों में, लंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, याद आ रहा है कुछ? एल्वियोलाई के बाद में फिर ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पे सवार होके ऑक्सीजन क्या कर रही है? जारी 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 जारी, कहां पर? सेल के पास। और वहां क्या कर रही है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। देखो ग्लूकोज है C6H12O6, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया तो CO2 गैस रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ, और क्या रिलीज हुई? एनर्जी। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, है ना, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज का फिर क्या कर देती है? ऑक्सीडेशन करती है। लेकिन कौन करती है? ऑक्सीजन। और हमें क्या मिलती है? एटीपी। एनर्जी किस रूप में हमें मिलती है बेटा? एटीपी के रूप में। तो ये बायोलॉजी का भी पोर्शन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? क्वेश्चन आ जाता है कि रेस्पिरेशन किस टाइप की प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज करती है, हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर? चलिए रिएक्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस थर्ड पॉइंट से, कि जब भी बेटा हम रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर, या स्ट्रॉन्ग बेस एंड वाटर, या स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें पानी के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस ले लें पानी के साथ मिलाएंगे, ऑलवेज हाईली एक्सोथर्मिक, ऑलवेज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एसिड जब पानी से रिएक्ट करेगी तो भी क्या होगा? आपने वो पढ़ा होगा ना पूरा, कि बीकर्स को क्या कर देगा? स्पेस आउट हो जाएगा, ब्रेक कर देगा बीकर को। याद आया कुछ? तो ये सारी जो आपको दिख जाए एसिड और वाटर, बेस और वाटर, जब भी दिख जाए रिएक्शन, तुरंत लगा दो हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए आप, एसिड बेस किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। तो घबराइए मत, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपका चैप्टर नंबर 2 है, हम वहां पर पढ़ेंगे। और आपने भी पढ़ लिया हो तो आपको वहां पर लिखवाया गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस आपको लिखवाया गया होगा Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा बात समझ आए? जब हमें ये पता है और इनके साथ वाटर दिखे और अगर टाइप ऑफ रिएक्शन पूछे तो वो क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर हुई? देखो इस बात से कितना समझ में आ गया हमें कि ऐसी बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलेगी जहां एसिड और वाटर होगा और बेस और वाटर होगा। तो बात समझ में आ गई? कितनी स्मॉल कर दी हमने चीजों को। ठीक, अब आ जाओ रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन किस टाइप की प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? तो हमें याद रख लेना है कि ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें भी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? हीट क्या होती है? रिलीज होती है। अब वो कितने अमाउंट में होती है? बहुत हाईली, बहुत कम अमाउंट में होती है, बट इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? ये याद रखने वाला। जैसे आयरन और ऑक्सीजन, थोड़ा सा मॉइस्चर भी चाहिए। जब भी आयरन पे जंग लगती है ना, तो ये जंग का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2। क्लियर है? वाटर के मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन दी मॉइस्चर, कितने वाटर है। लोहा जंग खा जाता है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक्चुअली में क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
एक और छठा बहुत पांचवा जो है इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? एसिड और बेस मिलके क्या बना लेते हैं? सॉल्ट बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। जब भी ऐसी रिएक्शन दिखे, एसिड बेस रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, एक्सोथर्मिक लगा दिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होगी वहां पर। क्लियर? चलिए ये आसान हो गया आपके लिए। कैल्शियम ऑक्साइड H2O, ये भी देखिए, ये भी बेस है, बेस वाटर में रिएक्ट करके क्या बना रहा है? बेसिक बना रहा है ना, सॉल्यूशन एक्वस बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भी क्या होगी? हीट होगी, हीट जनरेट होगी। जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में मिलाते हैं और फिर देखना बीकर थोड़ा सा क्या हो जाता है? टेम्परेचर चेंज हो जाता है उसका, है ना। जिसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा गर्म लगने लगता है, हॉट लगने लगता है बीकर, इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और देखो लिखने का तरीका, अगर आपको हीट दिखे ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन पूछे और हीट दिखे तो डायरेक्ट लगा देना। आपसे पूछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस क्या है? मतलब ये आपको अगर जैसे H2SO4 दे देगा, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, क्या है होगा? क्या होगा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, एक्सोथर्मिक। ऐसे फटाफट रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शन में अगर बर्निंग ऑफ कैंडल दे दे, क्या क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस एक्सोथर्मिक का काम यहां तक खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे एंडोथर्मिक, लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए अपने कॉपी में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बच्चों, सच में आपको एक्सोथर्मिक में मजा आया होगा और थोड़ा टेंशन भी कम हुआ होगा। हुआ क्या? हुआ ना, हमने 5-6 एग्जाम्पल में बहुत अच्छा कंक्लूड कर दिया है चीजों को कि ये एक्सोथर्मिक और वहां एंडोथर्मिक। ठीक है ना, कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, किस तरह से हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमारा अगला जो टारगेट है वो क्या है? एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन पहले ही बता चुका हूं मैं, जिस तरह से आपको ये डायग्राम दिख रहा है कोनिकल फ्लास्क में, इस बार मैंने क्या कर दिया आपको कि यहां पर अब हीट क्या है? एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब इसके अंदर कुछ केमिकल है और उनको रिएक्शन करने के लिए किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की। अब एनर्जी का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब इसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या चाहिए? हीट चाहिए। विदाउट हीट वो प्रोसीड नहीं होगी, मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर हीट नहीं है तो, अगर आप हीट नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं बनेगा। तो देखिए, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था? रिलीज, और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब। सिंपल है। चलिए, अब ये तो बात तो सिंपल हो गई, डेफिनेशन भी लिखना आनी चाहिए आपको। डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको। लेकिन पहचानने का भी आता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। इसके लास्ट में हम रुकना, हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन एंडोथर्मिक की देंगे और हमारे माइंड को थोड़ा कंक्लूड करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को सोचने में। तो एंडोथर्मिक में देखिए, पहला एग्जांपल है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी ना पिछले वाले में, 3 टाइप की पढ़ी हमने, है ना। एक तो थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल में आपको लग रहा था ना क्या चाहिए? हीट। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन क्या चाहिए? सनलाइट, है ना। एग्जांपल देखा था हमने AgBr AgCl का, क्या चाहिए? सनलाइट। इट इज ए फॉर्म ऑफ हीट, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए। तो चलिए समझ गए आप। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, H2O को हमने किया था H2O2, कैथोड एनोड, कुछ याद आया? तो मतलब जब भी आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन दिखे बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन क्या है? सिंगल सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक, इट इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन। ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो यार, समझ गए, है ना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन देखी तो हम समझ गए कि अगर हमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में पूछा है तो हम डेफिनेटली एंडोथर्मिक लगाएंगे। उसको क्या लगाएंगे? डीकंपोजिशन को एंडोथर्मिक, याद रह जाएगा। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत सारी होती है, तो हमें क्या याद रखने की जरूरत पड़ी क्या अलग अलग रिएक्शन को कि ये एंडो है एक्सो है? नहीं पड़ी ना। चलो ठीक। दूसरा, अगर केवल आपको ये दे दे सिर्फ रिएक्शन, और देखो एरो पे लिख रखा है इलेक्ट्रिसिटी, एरो पे सनलाइट है,
एरो पे हीट लिखा रहेगा तो भी ये क्या है बेटा, मैंने बता चुका हूं, तो भी एंडोथर्मिक है। रिएक्टेंट के साथ है तो एंडोथर्मिक है, एरो पर है तो एंडोथर्मिक रहेगा, अगर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, फोटोलिटिक या सनलाइट लिखा रहे तो। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए सेकेंड है एनी सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। कितना बढ़िया बात है, जब भी कोई सॉल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो भी रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, यानी कि सॉल्ट को डिजोल्व करने के लिए थोड़ी हीट आपको चाहिए। मतलब अगर आप थोड़ी सी हीट दे देंगे तो और अच्छी जल्दी से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। क्लियर बात? जैसे मैंने यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिख रखा है, अमोनियम क्लोराइड आपको पता है ना क्या है, सॉल्ट है वाटर में। MgCl2 भी सॉल्ट है वाटर में। ऐसे सॉल्ट हम जानते हैं ना, सोल्ट हम जानते हैं कैसे बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। एसिड और बेस की रिएक्शन करके क्या बनाया हमने, सॉल्ट बनाया। तो देखो वहीं समझ जाओ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर न्यूट्रलाइजेशन है तो एंडोथर्मिक क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट, कि अब जो सॉल्ट और वाटर से क्या बन रहा होगा, एसिड और बेस। तो वहां पर हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए बेटा। क्लियर है? बात समझ आ गई? चल अब ये तो मुझे वहीं बताना चाहिए था आपको एक्सोथर्मिक में कि हम वहां पर क्या पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन ऐसे पढ़ रहे थे, है ना, और एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब रेस्पिरेशन का उल्टा क्या है यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस। देखिएगा थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, HNO यहाँ पर क्या है, सनलाइट है। इसको आप सनलाइट भी बोल सकते हैं। क्या है ये, सनलाइट बोलते ही है, क्या बोल सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि हो गया ना एनर्जी की प्रेजेंस में, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जानते ना, थोड़ा बायोलॉजी आ गया है, क्लोरोफिल है ना, ग्रीन पिगमेंट है ये, है ना, तभी तो पौधे क्या बना पाते हैं, ग्लूकोज बना पाते हैं अपने लिए, है ना, स्टार्च बना पाते हैं अपने लिए। बात आ गई समझ में, है ना? ठीक, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज हुआ, उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं। पेड़ पौधे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन, उसी ऑक्सीजन को हम लेके हम उनको क्या देते हैं, CO2। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, यही दिमाग में आ गया। फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस ये क्वेश्चन आता है। ठीक, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। अभी नॉर्मल रिएक्शन मैंने लिख दी N2O2 और हीट लिख दिया है यहाँ पर, तो आप ऑलवेज बताएंगे कि इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये कुछ फिजिकल प्रोसेस है, जैसे मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, आइस क्यूब मेल्ट हो रहा है, मतलब कि चेंज हो रही है स्टेट, तो भी वो भी क्या है हमारे पास, सॉलिड से लिक्विड हो रही, लिक्विड से गैस हो रही, मतलब किस तरह की रिएक्शन है, एनर्जी चाहिए होती है उनको, तो क्या है वो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवोपरेशन, दो बार लिख दिया क्या मैंने, है ना, दो बार लिख दिया है मैंने, इवोपरेशन और सब्लिमेशन, सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, इवोपरेशन दो बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, हो जाती है यार गड़बड़, है ना, इवोपरेशन और सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप लिख लेना इसको। क्लियर है? क्या हो गया है मुझे आज, कोई ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही क्या मेरे अंदर? संभाल नहीं पाओगे फिर, है ना, ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है तो अपने आप को हम बोलते हैं ना, आपा खो गया है ना, ज्यादा ही पगला गया है ये, ज्यादा ही खुश हो रहा है ये, तो डर भी होता है ना कि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही, कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर दे। तो इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक भी होने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, तो ये चार प्रोसेस है, ये भी क्या होती है, दे ऑल आर एंडोथर्मिक, मतलब इसमें हीट की जरूरत होती है। ठीक, अब कैल्शियम कार्बोनेट हीट लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकलती है, ये भी हीट लिखा है, मतलब ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आप ये सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कंपेयर भी कीजिए बेटा, क्योंकि वहां पे डिफरेंसेस से भी क्या आता है, क्वेश्चन आता है। अब मैं इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं और हम देख लेते हैं कि हमें कितना याद आया, कितना ये नहीं आया और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आता हूं। तो चलिए बच्चों, लास्ट के 2-3 मिनट और दे दीजिए, हम पूरे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के कंसेप्ट को इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि हमें समझ में आया कि नहीं आया है और किस तरह से सोच के इसे अप्लाई करना है। क्लियर हो गई बात, है ना? तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्लासिफाई द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस एज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। बेटा ये जो नीचे रिएक्शंस दे रखी हैं आपको, स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको क्लासिफाई कीजिए, ये एंडो है या एक्सो है। क्लियर है? चलिए, अब मैंने पहले ही कहा था रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, याद आया, है ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, रिएक्शन भी याद आई आपको, याद आई कि नहीं आई?
ग्लूकोज, ऑक्सीजन, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सो, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कर दिया क्लासिफाई। फोटोसिंथेसिस में हमें फोटोसिंथेसिस याद आया आपको, सनलाइट की नीड होती है इसलिए ये क्या हो गई, एंडोथर्मिक। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अभी आ गया थर्ड, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब भी मैंने कहा था आपको बर्निंग आए, बर्निंग कहां पर, किस कैटेगरी में, कंबशन। तो जब भी किसी का भी कंबशन होता है बेटा, लकड़ी का या किसी भी कपड़े वगैरह जो भी हम कंबशन करते हैं, जलाते हैं, उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। जब एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अरे बोल दिया करो तुम लोग ही यार, है ना, मैं ही अकेला बोलता रहता हूं, कब तक बोलूं भाई। इसका ही बता दो आंसर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सीधा सा है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तोड़ेंगे ना वाटर को, तो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चाहिए, मतलब एंडो। किस तरह का है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो बहुत बढ़िया। वाटर इज एडेड टू क्विकलाइन। क्विकलाइन आपको पता था, क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड, याद आया आपको, इसमें हम वाटर मिलाते थे, और ये रिएक्शन भी मैंने लिखवाई थी आपको। अरे 10th के बेसिस पे बहुत है ये, इतने याद कर लिया आपने। एक्सो एंडो का कंसेप्ट आपको यूं बना दोगे आप क्वेश्चन को ऐसे, ठीक। हायर क्लासेस की नहीं बोलता, बट 10th के लेवल पे तो बहुत सफिशियंट है ये एक्सो और एंडो के लिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ये रिएक्शन थी, देखी थी आपने। मतलब ये क्या हो गई बेटा, देखो लिखने का तरीका देखो, कंफ्यूज करने, वाटर इज एडेड टू क्विकलाइन, मींस हमें तो पता है ना ये क्विकलाइन है, ये वाटर है, क्या हीट प्रोड्यूस होता है, तो एक्सो, क्या होगा, ये प्रोड्यूस होती है हीट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अरे सल्फ्यूरिक एसिड है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है, एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल, तो भी क्या रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। एसिड आ गया ना, एसिड तो क्या करवाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही करवाएगा। अब देखिए यहां पर वेन अमोनियम क्लोराइड, अब ये अमोनियम क्लोराइड क्या है बेटा, सॉल्ट है, इज डिजोल्व इन वाटर, सोल्ट हो रहा है किसमें, वाटर में डिजोल्व। तो जब भी कोई सोल्ट वाटर में डिजोल्व होता है, मैंने क्या कहा, उसको थोड़ी हीट दे तो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। मतलब ये किस टाइप का है, एंडो टाइप का है। एनर्जी चाहिए, है ना, रिएक्शन करने में, घुलने मिलने में एनर्जी क्या है, चाहिए, ठीक है ना। चाशनी बनाते हो कि नहीं बनाते हो, जलेबी के लिए बनाते हो, है ना। तो शुगर को उसमें डिजोल्व होने के लिए आप क्या देते हो, हीट देते हो ना, कि ऐसे ही रख देते हो शुगर को, भैया तेरे हिसाब से डिजोल्व हो जाना, होती है क्या, नहीं होती है ना। बस वही कंसेप्ट है सॉल्ट के केस में भी, दिखता नहीं है ना कि हो गया सोल्ट, बहुत सारे सोल्ट नहीं होते हैं ना नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पे डिजोल्व, इसीलिए उनको हीट दी जाती है बेटा। और जिस रिएक्शन को हीट दी जाती है, या जो केमिकल रिएक्शन या हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। देखो ये प्यारा क्वेश्चन आ गया, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। अब ये हमने कहा पढ़ा है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, सिल्वर में, और सिल्वर ही क्या कलर होता है, ग्रे। सिल्वर क्लोराइड का कलर तो व्हाइट होता है, व्हाइट से ग्रे में चेंज हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या लग रहा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, सनलाइट लग रही है, एनर्जी लग रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, मींस ये भी क्या है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मुझे लगता है इन क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट बहुत बिल्ड हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आप करते रहिएगा, इनको देखिएगा मैंने क्या दिमाग यूज किया है इसमें, पहले कंसेप्ट पढ़िएगा फिर क्वेश्चन लगाइएगा। आई होप आपको एंडो और एक्सो में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि आपको बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा। मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मैं क्या कर दूं, इंक्लूड कर दूं, बट उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा अगला। इसमें काफ़ी टाइम हमारा लग गया समझाने में, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो बार बार आपको समझाना पड़ता है उसी चीज़ को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और अच्छे से आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम में भी इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले टॉपिक में मैंने फिर सोचा कि वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी मैं अच्छे से बता पाऊंगा, तो वहाँ भी जितना भी वीडियो बनता है वो अलग से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अभी तक आपने, आपके पास ये आई थिंक चौथा लेक्चर है ये चैप्टर का 1 का। आपको कैसा लगता है, फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो अच्छा बताइए, क्या इसमें और हम कर सकते हैं चेंजेस, वो भी आप लोग बताइए, और कितना आपको काम आ रहा है, ठीक है। अगर काम आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे लोगों के पास पहुँचे, 10th के बच्चों के पास पहुँचे। हमारा काम है आपके रिजल्ट में बेहतरी देना आपके रिजल्ट को।
रिजल्ट को बेहतरी देने के साथ साथ सही कंसेप्ट को भी याद रखवाना, समझाना, सिखाना, ताकि आगे की जो क्लासेस हैं उसमें भी आप बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सके कि यस यार केमिस्ट्री तो हमें आती है, केमिस्ट्री तो हमें आती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड देखते रहिएगा, करते रहिएगा, और थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।